नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। कोलकाता के एक फ्लैट में एक सांसद जानने वाले से मिलने जाता है। अंदर जाने के बाद वो वापस नहीं निकल पाता। घर के अंदर उसकी हत्या हो जाती है। हत्या के वक्त 5 लोग होते हैं, जिनमें से एक महिला और एक कसाई होता है। कसाई को लाश काटने का काम दिया जाता है ताकि आसानी से ठिकाने लगाया जा सके। वह पहले चमड़ी उतारता है, फिर शरीर के हर टुकड़े का कीमा बनाकर जो पॉलीथीन बैग्स लाए गए थे उनमें पैक करता है। 3 दिनों तक उस फ्लैट से निकल कर कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में पॉलीथीन के वो बैग ठिकाने लगाए जाते हैं। कहानी डरावनी है, दहलाने वाली है, लेकिन सच्ची है। इस कांड ने भारत और बांग्लादेश दोनों देशों में सनसनी फैला रखी है। इसमें दोस्ती है, दगा है, हनी ट्रैप है, क्राइम है और सस्पेंस भी है। कहानी बांग्लादेश की है। वहाँ एक जगह है झेनाइदह। झेनाइदह में 2 दोस्त रहते थे। एक का नाम अनवारुल अजीम अनार और दूसरे का अख्तारुज़्ज़मा शाहीन। बचपन से ही दोनों में गाढ़ी दोस्ती, साथ साथ पढ़ाई लिखाई, खेलना कूदना, घूमना फिरना, मौज मस्ती सब सालों तक चलते रहे। बड़े हुए तो दोनों ने अलग अलग करियर चुना। अनवारुल अजीम राजनीति में हाथ आजमाने लगे और शाहीन कारोबार में उतर गया। शुरुआती स्ट्रगल में भी दोनों की दोस्ती बनी रही। शाहीन कारोबार के सिलसिले में ज़्यादातर अमेरिका में रहने लगा। अजीम भी राजनीति में आगे बढ़ने के लिए रास्ते आजमाने लगा। अलग अलग व्यस्तता के बावजूद दोनों की दोस्ती बरकरार रही। मिलना जुलना चलता रहा। इस बीच दोनों ने मिलकर कुछ साथ करने की सोची और फिर कारोबार करने लगे। शुरू में सब ठीक चलता रहा। दोनों दोस्त अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते गए। सफलता की बुलंदी छूने लगे। दोनों में क्षमता थी। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। दोनों साथ साथ कारोबार कर रहे थे। भरोसे का रिश्ता चल रहा था। शाहीन ने अपना कारोबार बांग्लादेश से अमेरिका तक फैला लिया। शाहीन को अमेरिका की नागरिकता भी मिल गई। इस बीच अनवारुल अजीम राजनीति में तेजी से आगे बढ़ने लगे और फिर वो संसद का चुनाव जीतने लगे। 2014, 2018 और फिर 2024 में अनवारुल लगातार 3 बार झेंदेई से अवामी लीग, यानी कि वो पार्टी जो बांग्लादेश में आज की तारीख में सरकार चलाती है, शेख हसीना की पार्टी, उस अवामी लीग के टिकट पर सांसद चुने गए। अब आप देखिए, 2 दोस्त बचपन से साथ पले बढ़े, करियर चुना, सफल हुए, सफलता की बुलंदी तक पहुंचे। एक बड़ा कारोबारी बन गया और दूसरा बड़ा राजनेता। लेकिन दोस्ती चलती रही। 2 दोस्तों की एक शानदार चमकदार कहानी आपको दिखती है। लेकिन यहीं से अब टर्निंग पॉइंट आएगा। कोलकाता में जो हत्या हुई, जो जघन्य, विभत्स, डरावनी, भयावह है, उस हत्याकांड के पीछे और कोई नहीं, यही दोस्त है जो बचपन से साथ चलता रहा है। दोस्ती में पैसा आ गया और पैसा जहां भी आता है रिश्ते को बर्बाद कर देता है। पैसा पहले लालच पैदा करता है, फिर संदेह, फिर भरोसा को मारता है और उसके बाद ईमान, इंसान सबको मारने से तनिक भी गुरेज नहीं करता। अजीम और शाहीन के बीच भी ऐसा ही हुआ। दोनों ने जो मिलकर कारोबार किया था, वही एक को हत्यारा बना गया और दूसरे को दुनिया से उठवा गया। कारोबार में पैसों को लेकर जो खींचतान चली, दोनों के रिश्तों में दरार पड़ने लगी और फिर वो जानलेवा हो गई। अब पता चल रहा है कि दोनों ज्यादा पैसों के चक्कर में गोल्ड स्मगलिंग में हाथ आजमाने लगे थे, या कहिए कि सोने की तस्करी में उतर गए थे। यह जो तस्करी का धंधा था, जाहिर है अथाह पैसे वाला था और जहां भी पैसा बहुत ज्यादा होगा वहां लालच बढ़ेगा।
लालच बढ़ेगा तो संदेह बढ़ेगा, संदेह बढ़ेगा तो दुश्मनी बढ़ेगी, दुश्मनी बढ़ेगी तो उसका अंजाम बढ़ेगा, खतरनाक होगा। और उसी खतरनाक अंजाम तक बांग्लादेश के एक इलाके से वो रिश्ता कोलकाता पहुंचा और विभत्स जघन्य हत्याकांड में तब्दील हुआ। बताया जा रहा है कि अनवारुल अजीम और शाहीन, अनवारुल अजीम का मतलब है कि बांग्लादेश का सांसद, 3 बार चुना गया सांसद, और शाहीन उस सांसद का बचपन का दोस्त, बड़ा कारोबारी जिसकी बांग्लादेश से लेकर के अमेरिका तक में मिल्कियत, यहीं कहीं कि उसका कारोबार फैला हुआ है। दोनों की दोस्ती में दरार इसी गोल्ड स्मगलिंग के पैसों की वजह से आई। पैसों के बंटवारे को लेकर के दोनों में झगड़ा शुरू हुआ। शाहीन पर आरोप है कि वो अपने कारोबार की आड़ में फुल फ्लेजेड गोल्ड की स्मगलिंग करने लगा था। उसने अपने सांसद दोस्त को भी अपने काले कारोबार में साझेदार बना लिया। सांसद अनवारुल पर गोल्ड स्मगलिंग के कई बार आरोप लगे और जो बांग्लादेश की राजनीतिक बिरादरी है, उस बिरादरी के बीच में, सांसदों राजनेताओं के बीच में अनवारुल की इमेज एक ऐसे नेता की रही जिसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन धंधा उसका गंदा है। दो दोस्तों के बीच पैसों की लेन देन को लेकर के रिश्ते बिगड़ते चले गए और फिर वो खतरनाक मोड़ पर आ गए। इसकी वजह भी दिखती है। एक तरफ शाहीन एक बड़ा कारोबारी, अथाह पैसा। शाहीन का भाई झेनईदह का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मेयर, पैसों के साथ थोड़ा बहुत पॉलिटिकल पावर। लेकिन दूसरी ओर अनवारुल अजीम सत्ताधारी पार्टी का सांसद, 3 बार चुना गया सांसद। जाहिर है सियासी रसूख, वजन और पैसे दोनों, यानी कि उसका पलड़ा हमेशा भारी रहता था। सत्ता का रसूख, पैसों की हनक, ये सब इंसान को सातवें आसमान पर पहुंचा देते हैं और पैसे, पॉलिटिक्स का कॉकटेल अनवारुल के दिमाग को उसी हालत में ले जाकर के छोड़ रखा था। दोनों की दोस्ती इतनी खराब हो गई कि शाहीन ने अनवारुल की हत्या के प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। शाहीन अपने बचपन के दोस्त से इतना परेशान हो गया कि उसने तय कर लिया कि इसको रास्ते से हटाना है। दरअसल तस्करी के धंधे में पैसे का लेन देन जब चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि अगर ये आदमी इस धंधे में रहेगा तो मेरा मुनाफा ज़्यादा यह खाता चला जाएगा, या मेरा हिस्सा जो इसके ऊपर बन रहा है वो देगा नहीं, और नहीं देने के लिए भी अड़ करके नहीं देगा, मुझे दबा जाएगा क्योंकि इसके पास सत्ता है, रसूख है, और सत्ता रसूख के दम पर ये मेरे कारोबार को, मेरे मुनाफे को और मुझे धीरे धीरे कमज़ोर करता चला जाएगा। इसलिए अगर मुझे अपनी दुनिया बड़ी करनी है, अपनी तिजारत बढ़ानी है, अपने कारोबार का धंधा दुनिया भर में फैलाना है, तो फिर अपने इस दोस्त को रास्ते से हटाना पड़ेगा। शाहीन को पता था कि वो बांग्लादेश में अनवारुल का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और यहीं से इस कहानी में एक तीसरे किरदार की एंट्री होती है। कारण यही है कि बांग्लादेश के भीतर एक आदमी जो सत्ताधारी पार्टी का सांसद है, वहाँ की राजनीति में उसका दखल है, जाहिर है कि वहाँ के प्रशासन पर भी उसकी अच्छी खासी पकड़ होगी। वहाँ कोई भी आदमी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। तो फिर बाहर, और बाहर ले जाने के लिए ही यह तीसरा किरदार सीन में आता है, और ये किरदार कोई और नहीं है, उस शाहीन की गर्लफ्रेंड शिलांती रहमान है। ये ज़बरदस्त कहानी है, दोस्ती है, कारोबार है, बेहिसाब पैसा है, सियासत है, इश्क है, हनी ट्रैप है और क्राइम है, सब कुछ इस कहानी में। शाहीन ने शिलांती रहमान से अनवारुल की कहानी डिस्कस की। अनवारुल को ख़त्म करना कितना ज़रूरी है उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया। उसने शिलांती को पूरी तरीके से कन्विंस किया। ये समझाना ज़रूरी था कि अनवारुल को बांग्लादेश में नहीं मारा जा सकता है,
उसे किसी भी तरीके से वहाँ से निकालना होगा। निकालने के लिए शिलांती को अपना जाल फैलाना होगा, फेंकना होगा, उसको अपने हुस्न के फंदे में जकड़ना होगा। हनी ट्रैप, एक फुल प्रूफ प्लान बनाया जाता है और उस पर काम शुरू हो जाता है। शिलांती अपने टास्क में लग जाती है। वो अनवारुल की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, दोस्ती आगे बढ़ती है। प्रेम जाल में अनवारुल जैसा नेता फंसता है। अब अनवारुल शिलांती के ट्रैप में पूरी तरीके से आ चुका था। शिलांती रहमान ने कहा कि मैं कोलकाता जा रही हूं, तुम भी चलो। वहां दोनों अकेले होंगे, कोई जानने वाला पहचानने वाला नहीं होगा, मौज मस्ती करके आएंगे, वक्त अच्छा कटेगा। अनवारुल को भी आइडिया पसंद आया। उसको नहीं पता था कि यह आइडिया उसकी मौत का एक बड़ा प्लान है और यह जो सफ़र उसका शुरू होगा बांग्लादेश से हिंदुस्तान की तरफ, वो आखिरी सफ़र होगा। कोलकाता में सारा प्लॉट पहले से तैयार था। जैसे ही अनवारुल मौज मस्ती के इरादे से कोलकाता के एक फ्लैट में शिलांती से मिलने पहुंचा, क्योंकि तय था कि तुम आओगे तो मेरे यहाँ आओगे। 12 मई 2024 को वो कोलकाता पहुंचता अनवारुल। उस रात अपने एक दोस्त के यहाँ रहता है और 13 मई को वो पहुंचता है शिलांती से मिलने के लिए उस फ्लैट पर जिसका पता शिलांती ने दे रखा था कि मैं यहाँ आ गई हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, तुम आ जाओ। और वो बाकी सारा काम छोड़ करके शिलांती के बताए हुए पते पर पहुंच जाता है। वहां तैयारी पूरी रहती है। शाहीन, जो पुराना बचपन का दोस्त, उसके सुपारी किलस वहां मौजूद रहते हैं। जैसे ही शिलांती के मकान के भीतर दाखिल होता है, अनवारुल को दबोच लिया जाता है, उसका काम तमाम कर दिया जाता है। बचपन के दो दोस्तों की दोस्ती का ये खौफनाक अंजाम आज दुनिया के सामने है। बांग्लादेश से लेकर के भारत तक यही चर्चा है। दोस्ती में पैसा आ जाए तो यही होता है। झेंदेई के लोगों के लिए तो ये और भी हैरान करने वाला है। वहाँ के लोग जिन दो लोगों की दोस्ती के मिसाल दिया करते थे, जो लोग बचपन में एक साथ चले पले बड़े, सपने देखे और उसके बाद दोनों ने अपने अपने रास्ते पर बुलंदी छुई, उस बुलंद मकाम पर खड़ा होकर के भी दोनों ने दोस्ती की एक नई इबारत लिखी। लेकिन दुनिया को पता नहीं था कि बुलंदी के बाद जो आगे रास्ता दोनों का चल रहा है साथ साथ, वो बहुत ही खतरनाक मोड़ तक पहुंचने वाला है। उस मोड़ पर जो अंजाम है वो यही है कि कोलकाता में अनवारुल की बेरहमी से जघन्य हत्या की गई। पैसों की खातिर एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को इस दुनिया से उठवा दिया। रिश्ते नाते सब बेकार हो गए, पैसा ही सबसे बड़ा था। अनवारुल को किस तरीके से मारा गया इसका अंदाजा आपको नहीं होगा, लेकिन रिश्तों को तार तार करती दो दोस्तों की कहानी आपको तब और झकझोर देगी जब आप जानेंगे कैसे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 13 मई कुछ ऐसा मैंने कहा कि कोलकाता के सांजीवा गार्डन के एक डुप्लेक्स में क्या सिचुएशन होगी आप सोचिएगा। उस वक्त उस मकान में कितना खौफनाक मंजर होगा। सामने एक सांसद की लाश पड़ी होगी, 5 लोग उस लाश को ठिकाने लगाने की सोच रहे होंगे और उन 5 लोगों में एक कसाई था और एक लड़की जो अजीम की गर्लफ्रेंड है, शिलांती। कैसे इस रसूखदार आदमी की लाश को ठिकाने लगाया जाए ताकि किसी को उसकी भनक ना लगे, बॉडी का कोई टुकड़ा ना मिले, इस बात पर वो सब के सब सोच रहे थे। ऐसा ही करना है कि कहीं कोई नामो निशान नहीं रह जाए, यही तय किया जा रहा था। कमरे में मास्टरमाइंड शाहीन की गर्लफ्रेंड शिलांती, शाहीन का दोस्त जिसको उसने टारगेट दे रखा था कि तुमको इस आदमी को खत्म करके ही आना है, अमान ने अपने दोस्तों को बांग्लादेश से बुलाया था, फैजल, मुस्तफिज और सुपारी किलर जिहाद हवलदार जो कसाई था।
जिहाद हवलदार को ये काम दिया गया कि ये जो बॉडी अब मार दी गई है इसको इतने टुकड़े करो, इस तरीके से करो ताकि इसके छोटे छोटे पॉकेट्स बना दिए जाएं, और उसने उस पूरी बॉडी का कीमा बनाया और कीमा बना करके छोटे छोटे पॉलीथीन में पैकेट्स बनाए और उन पैकेट्स को कोलकाता के तमाम हिस्सों में 3 दिनों तक फेंका जाता रहा। अब सवाल ये है कि यह मामला सामने कैसे आया। जो हत्याकांड 13 मई को होता है, 17 को बांग्लादेश में चर्चा होती है, कितने दिन हो गए सांसद गायब है, मिला नहीं है, और फिर बांग्लादेश की पुलिस, कोलकाता पुलिस संपर्क में आती है। चूंकि सरकार जिस पार्टी की है बांग्लादेश में, उस पार्टी का सांसद हिंदुस्तान में आकर के गायब हो गया है, उसका अता पता नहीं है, तो फिर मामला संगीन गंभीर है और दोनों देश की पुलिस मिलकर के इस पर काम करना शुरू करती है। मेरे कोलकाता संवाददाता मेरे साथ हैं, रानिक दत्ता। रानिक, कहानी मैंने बताई है, मैं जानना चाहता हूं कि यह जो एक्सपोजे है, जो पोल खुली, यह पोल कैसे खुली? एकदम ही सर, देखिए ये जो पोल ये 22 तारीख को खुला है। सीआईडी की तरफ से जब उनका लोकेशन ट्रैक किया गया था, उसी टाइम में उनका लास्ट लोकेशन जो दिखा दिया था वो न्यू टाउन का संजीवा गार्डन था, और उसी ट्रेस करते करते वो सीआईडी का जो एसआईटी टीम था, वो टीम जब पहुंचे थे संजीवा गार्डन का जो सीसीटीवी फुटेज छानबीन करने के टाइम में पुलिस का हाथ लगा एक फुटेज, जिस फुटेज में दिखा जा रहा है कि बांग्लादेश का जो एमपी वो गाड़ी से उतर कर 56 नंबर फ्लैट में वो एंटर कर रहे हैं। वो फुटेज देखते ही उनको मालूम पड़ा कि 13 तारीख, जिस तारीख में ये फुटेज था, ये 13 तारीख को जिस दिन उनका मिसिंग होने का खबर लिखाया गया था, उस 13 तारीख से वो इधर ही है। 13 तारीख का एंटर होने के बाद पुलिस ने देखा कि पूरा सीसीटीवी फुटेज में एक भी जगह में दिखाई नहीं दे रहा है कि वो बाहर आ रहे हैं। जो बिल्डिंग में वो एंटर किए थे, वो बिल्डिंग से वो बाहर आ रहे हैं, ऐसा फुटेज पुलिस को नहीं मिल रहा था। उसी टाइम में पुलिस की तरफ से वो घर में छानबीन किया गया। घर के दरवाजा तोड़कर वो लोग जब अंदर पहुंचे, अंदर पूरा साफ था। पुलिस की तरफ से जब भारी जो फॉरेंसिक टीम है, फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम ने जब छानबीन किया, उसी टाइम में मिला कि घर का जो फर्श है, वो फर्श में ब्लड स्टेन मिला, और उसके साथ साथ ही जो बेसिन है, वो बेसिन के अंदर ब्लड स्टेन मिला। उसी टाइम में पुलिस का एक संदेह हुआ कि ये आदमी का कुछ हो सकता है, और इनका जो गाड़ी, जिस गाड़ी से वो एंटर किए थे, वो गाड़ी को ट्रैक करना चालू कर दिए थे पुलिस। सीआईडी के हाथ वो गाड़ी लगा शाम को, मगर उसके पहले ही जो 3 आदमी उनके साथ घर में आए थे और घर से बाहर गए थे, 14 तारीख जो 3 बाहर गए थे, उनका तस्वीर पुलिस को मिल गया था। और वो देखते हुए एसटीएफ के तरफ से, वेस्ट बंगाल एसटीएफ के तरफ से बांग्लादेश पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। बांग्लादेश पुलिस की तरफ से उसके बाद एसटीएफ के इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये तीनों को बांग्लादेश से गिरफ्तार किया गया था। मगर उसके साथ साथ एक सवाल आ रहा था, ये जो एक लड़की का तस्वीर सामने आया था, जैसे कि आप बोल रहे थे सलिस्ती रहमान, ये सलिस्ती रहमान का जो तस्वीर सामने आया था, उनको भी ढूंढने का काम पुलिस की तरफ से किया जा रहा था। बांग्लादेश पुलिस की तरफ से पहली बार कंफर्म किया गया कि उनका मौत हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश पुलिस ने जब ये तीनों को गिरफ्तार किया, पुलिस के पास ये लोग कबूल किए कि हाँ, बांग्लादेश का जो एमपी, उनका खून करके उनका बॉडी को टुकड़ा किया गया है कोलकाता में। और उसके बाद ही वेस्ट बंगाल सीआईडी को ये इन्फॉर्म बांग्लादेश पुलिस की तरफ से किया गया था। दरअसल बता रहे हैं कि कैसे पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देख खंगाला और देखा कि जहां वो आखिरी फ्लैट में गए, उस फ्लैट में वो गए तो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर जो दिख रहा है, यही फ्लैट है जिसमें 2 बड़े बड़े सूटकेस लेकर के एक महिला एक पुरुष अंदर दाखिल हो रहे हैं। इस फ्लैट में जाते हुए अनवारुल का वीडियो तो मिला पुलिस को, लेकिन आते हुए नहीं मिला। जो लोग अंदर गए थे वो लोग तो बाहर आए, फिर जब अंदर गए तो वो सूटकेस के साथ गए। ये वही सूटकेस और पॉलीथीन्स हैं जिनको खरीद करके लाया गया था, और इसी में बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके और सूटकेस में भर करके कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में उसको फेंका गया था। मैं सीधे लेकर जाना चल चाहता हूँ ढाका। इससे पहले कि मैं AK जैन साहब के पास आऊँ, ढाका में KV चक्रवर्ती साहब हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं आप वहाँ यूनिवर्सिटी के। चक्रवर्ती साहब, इन दोनों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश में अनवारुल और शाहीन, इन दोनों की दोस्ती की चर्चा हमेशा रही है, दोनों के कारोबार साथ साथ चलते रहे हैं,
और फिर वहाँ का सांसद कोलकाता में मारा जाता है, बांग्लादेश में मारने वाले बुलाए जाते हैं, बांग्लादेश का एमपी इसका मास्टरमाइंड है। बांग्लादेश के भीतर इस कांड को लेकर के क्या चर्चा है? नमस्ते। ये जो हत्याकांड हुआ ना, बांग्लादेश का जो झिनाइदह 4 का जो सांसद है, ये अनवारुल। उनका जो अनाउल अजीम अनार उनका नाम है। इसके बारे में सारा बांग्लादेश में ये बहुत खलबली मच गया और सब लोग क्या बोलूं, ये जो हत्याकांड है ना, ये बहुत दुख का विषय है। लेकिन इसमें हमने देखा कि इसमें बहुत सारा ये जो अनाउल अजीम अनार का जो फ्रेंड अख्तरुज्जमान, वही इसका जो मास्टरमाइंड है, उसका वो छोटा काल का फ्रेंड है। और उन्होंने ये मनी ट्रैप में उनको फंसाया और उसके बाद उनको ये कोलकाता में लेकर उनको हत्या ठीक किया। है, मैं आता हूं आपके पास। AK जैन साहब, ये दो देशों के बीच में एक बहुत डरावना जघन्य मर्डर केस है। इसमें CCTV फुटेज और मोबाइल का लोकेशन, इन दोनों के ज़रिए ट्रेस करने में आसानी हुई कि वो कहाँ गए होंगे और फिर वहाँ से निकले नहीं तो दरवाज़ा तोड़ा जाए। दरवाज़ा तोड़ने के बाद देखा कि ब्लड स्टेन्स नीचे पड़े हुए हैं, लेकिन बॉडी का कोई पार्ट था नहीं। इस तरह के मामलों के इन्वेस्टिगेशन में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं और इस तरह के एक्सपोजे जो होते हैं क्या मुश्किल होते हैं? नहीं, देखिए, ये शुरू से ही लग रहा था। पहला तो न्यूज ये आई थी कि ये अपने इलाज के लिए कोलकाता आए। कोई ढाका कोई ऐसी छोटी जगह नहीं है कि वहां पर कोई ऐसी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है या कोई किसी ऐसे असाध्य रोग से ये पीड़ित हैं जिसका इलाज केवल कोलकाता में है। और अगर ऐसे असाध्य रोग से पीड़ित हैं तो इस तरीके से कभी अपने घर दोस्त के घर रहेंगे, गोपाल विश्वास के यहाँ जो कि गोल्ड ट्रेडर है, कभी ये किसी से मिलने जाएंगे। ये इस टाइप की एक्टिविटी ये पहले से ही लग रहा था कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ इसमें लोच है। और वही हुआ कि पर इसका क्रेडिट जाता है कोलकाता की पुलिस को, CID को, कि उन्होंने बहुत जल्दी इसको वर्कआउट किया CCTV फुटेज वगैरह से, और वहाँ की अपने काउंटर पार्ट को, ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस को इसकी पूरी सूचना दी। नेचुरली वहां से रूलिंग पार्टी के MP हैं। बस ये दुर्भाग्य ये है कि इनकी हत्या इंडिया में होनी थी। मैं समझता हूं इसमें ये फर्ज बनता है कि इसमें जो भी अभियुक्त कोई हैं, अगर इंडिया में हैं, उनको पकड़ने में पूरे देश की पुलिस लगे, उनको पकड़ के हैंडओवर किया जाए। अब ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का देखना होगा, उनके यहाँ ऐसे प्राविधान हैं कि नहीं है कि केस का ट्रायल बांग्लादेश में भी हो सकता है या इसका ट्रायल कोलकाता में होगा। NIA वगैरह में आपने देखा होगा प्राविधान है कि लंदन में जो इंडियन एम्बेसी के ऊपर अटैक किया गया था सिख फॉर जस्टिस के लोगों के द्वारा, उसमें केस यहाँ भी रजिस्टर किया गया है। जी। मुझे पता नहीं क्या स्थिति है वहां पे, उन्होंने केस रजिस्टर किया है कि नहीं किया है, या वो कोलकाता पुलिस के केस जो रजिस्टर हुआ है उसी पे बैंक कर रहे हैं। फिलहाल ये वर्कआउट अच्छा हुआ है। मैं तो एक ही बात कह सकता हूं कि बुरे काम का अंत बुरा ही होता है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये घटित होनी थी यहाँ पे, पर हमारे कंट्री की पुलिस का फर्ज बनता है कि इसमें बांग्लादेश की पुलिस को, चाहे कोई कैसा भी इंसिडेंट हो, इसमें 100% कोऑपरेशन हमारी तरफ से रहना चाहिए। और जिस की गिरफ्तारी होनी हो, जो एविडेंस कलेक्ट करने हो, वेस्ट बंगाल की CID जो है प्रोफेशनल जॉब करते हैं जी। उन्होंने जैन किया साहब, है। मैं आपको पास लौटता हूं। एक बुनियादी सवाल मेरे पास है कि जो आदमी इसका मास्टरमाइंड है वो अमेरिका चला गया क्योंकि अमेरिकन सिटीजनशिप उसके पास है, कारोबारी बहुत बड़ा है वो अख्तारुज़्ज़मा शाहीन, तो उसको बांग्लादेश लाने के लिए क्या करना होगा? ये सवाल मैं आपके पास लेकर के आऊँ। उससे पहले मैं चलना चाहता हूँ अपने सहयोगी रानी के पास। रानी, गिरफ्तारियाँ कितनी हैं, पुलिस के पास एविडेंस कितने हैं और अब इन्वेस्टिगेशन कहाँ जा रहा है?
देखिए, वेस्ट बंगाल सीआईडी की तरफ से अभी एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है जो कसाई को इस्तेमाल किया गया था बॉडी का पार्ट्स को टुकड़ा करने के लिए। वो कसाई जिहाद को गिरफ्तार हवलदार। किया गया है सीआईडी की तरफ से, और उनको 12 दिन का पुलिस रिमांड मिला है अभी सीआईडी को। और सीआईडी की तरफ से उनको लेकर जिस जगह में ये बॉडी पार्ट्स डंप किया गया था उस जगह में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और सीआईडी की तरफ से फॉरेंसिक एक्सपर्ट और एनडीआरएफ का जो टीम, वो टीम को भी, डिजास्टर मैनेजमेंट का टीम को भी रखा गया है, क्योंकि जो एरिया में वो लोग बॉडी डंप किए हैं वो खाल का एरिया है। और इसी वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट का टीम को भी उधर मौजूद रखा गया है। ड्रोन को इस्तेमाल करते हुए वो लोग अभी छानबीन कर रहे हैं, और बॉडी पार्ट्स किधर है वो ढूंढने का काम ही अभी सीआईडी की तरफ से किया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही ये जो जिहाद हवालदार, इनको पूछताछ किया जा रहा है कि इनको कितने कौन सुपारी दिया था, कितने पैसे को अनवारुल की बॉडी का कोई भी पार्ट रिकवर हुआ है किया जा रहा था। रानिक? नहीं सर, अभी तक कोई बॉडी का पार्ट्स रिकवर नहीं हुआ है, मगर कौन से जगह में ये बॉडी का पार्ट्स डंप किया गया था वो इंट्रोगेशन में बाहर आया है। जैसा कि सीआईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो जिहाद जिसको गिरफ्तार किया गया है, ये जिहाद हवालदार को पूछताछ करने के टाइम में जिहाद की तरफ से कहा गया कि 2 गाड़ी करके वो लोग घर से निकले थे, और उसके बाद ही कोलकाता का हर एक कोना, भांगारेरिया, बासंती हाईवे, न्यू टाउन का अंदर का एरिया, शाहपुर जी का एरिया, उसके बाद कोलकाता का एकदम साउथ पार्ट, वो उस सब घूम के वो 10 से 15 जगह में शांति रहमान बांग्लादेश निकल गई या फिर वो हिंदुस्तान के भीतर ही कहीं है? देखिए, जैसे कि सीआईडी की तरफ से कहा जा रहा था कि ये पूरा घटना 14 तारीख को वो लोग कंप्लीट कर दिए थे। उसके बाद 15 तारीख सुबह और उसके साथ 15, 16, 17 ये तीनों दिन वो लोग कोलकाता का एयरपोर्ट एरिया में एक होटल में रुके थे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी अभी सीआईडी के पास है। और उसके बाद ही वो लोग पेट्रोपोल जो एरिया है, उस पेट्रोपोल एरिया बोनगा, उसी जगह में बाई रोड निकल के गए थे, और वो लोग बांग्लादेश में चल बसे थे 19 तारीख को, ऐसा सीआईडी की तरफ से कहा जा रहा है। जैन साहब, एक सवाल है कि ठीक है, एक एमपी, एक सांसद है बांग्लादेश का, हिंदुस्तान में उसकी हत्या हो गई है, जो हत्या में शामिल लोग हैं वो पकड़े जा रहे हैं, बाकियों की तलाश चल रही है, लेकिन अगर बॉडी का कोई पार्ट बरामद नहीं होता, रिकवर नहीं होता है, तो फिर कन्विक्शन कितना आसान, कितना मुश्किल? नहीं, इसमें कन्विक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कन्विक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बॉडी पार्ट रिकवर कराएगा। ये हो सकता है झूठ बोल रहा हो, ये प्रोफेशनल किलर है और ये झूठ बोल रहा हो, ये थोड़ा समय गंवाना चाह रहा है जिससे कि बॉडी के पार्ट्स मिल ना सकें। होता यह है कि जब ऐसे फेंका जाता है तो आवारा कुत्ते हैं और जानवर हैं, वो सब इधर उधर खा लेते हैं और इधर उधर वो फैल जाता है। मैं समझता हूँ रिकवरी होगी। इसमें तो जो घटनाक्रम खुला है, और चाहे वो अमेरिका में बैठा हो, थ्रू इंटरपोल, थ्रू सीबीआई, या बांग्लादेश की पुलिस अपने माध्यम से थ्रू इंटरपोल ब्लू कॉर्नर नोटिस और रेड कॉर्नर नोटिस इसको देके इनको बुला तो लेंगे ही, चाहे वो कोलकाता में इंडियन पुलिस बुलाए, चाहे बांग्लादेश की पुलिस बुलाए, आ जाएंगे। क्योंकि सांसद का मर्डर है, ये पॉलिटिकल इसके रेमिफिकेशंस हैं, और कोई भी कंट्री अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता है। उनका यूएसए का कोई इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये मिलेंगे, मेरे ख्याल से सब मिलेंगे और शीघ्र ही सब सलाखों के पीछे होंगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसमें इंडिया भी ड्रैग हो गया बीच में। बस मुझे इसी बात का अफसोस है, पर जो घटना होनी थी हुई है, और मैं समझता हूं कि पूरा सहयोग हमको देना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि ट्रायल वो यहाँ कराएंगे कि ढाका में कराएंगे। जी, रिश्ते चाहे जितने पाक हों, जब वो गलत रास्ते पर चल जाते हैं और उसमें दौलत, काली संपत्ति, काला धंधा, तो फिर मन काला होने लगता है। और जब मन काला होता है तो इंसान काल बन जाता है, फिर वो किसी की नहीं सोचता है। एक दोस्त जिसका नाम शाहीन था, आज की तारीख में बांग्लादेश से निकला, हिंदुस्तान, नेपाल, दुबई होते हुए वो अमेरिका पहुंच गया है,
और दूसरा दोस्त जो 3 बार बांग्लादेश का सांसद रहा, उसकी बेरहमी से हत्या कोलकाता में कर दी गई। जांच चल रही है, गिरफ्तारियां चल रही हैं। यह किस अंजाम तक जाएगा आज की तारीख में अब तयशुदा तौर पर नहीं कर सकते, लेकिन ये जो पूरा हत्याकांड है इस बात की गवाही देता है कि जब भूख पैसे की हवस में बदल जाए और इंसान पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता अख्तियार कर लेता है, तो फिर उसका अंजाम हमेशा ऐसा ही होता है।